दोस्तों, जिस बेटे को आंखों की पुतली समझकर पाला, जब उसी के घर जाते वक्त माँ बाप का दिल डरने लगे, तो समझिए कोई बहुत गहरी टीस छुपी है इस कहानी में। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, आज के समाज की सच्चाई है। एक माँ की ममता और एक पिता की उम्मीद कैसे धीरे धीरे टूटती है और फिर भी उनका प्यार कैसे बना रहता है। यही जानने के लिए इस सच्ची कहानी को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी आपको रुला देगी और सोचने पर भी मजबूर कर देगी। ये कहानी है उस माँ बाप की जिन्होंने उम्र भर अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी दुनिया देखी, लेकिन जब वह अपनी ही दुनिया में बेगाने बना दिए गए तो भी उनका प्यार कम नहीं हुआ, क्योंकि माँ बाप कभी रिटायर नहीं होते। और फिर इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह कहानी आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के छोटे शहर की है, जहां शाम के ढलते उजाले में सुमन देवी अपनी रसोई में कुछ समेट रही थी। हल्की थकान उनके चेहरे पर थी, लेकिन मन बहुत हल्का और उत्साहित था। आज उन्होंने अपने पति रतन जी से कहा था, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग अंकित से मिलने चलें और वहीं अपनी नेहा को भी बुला लें। दोनों भाई बहन एक ही शहर में हैं और अब नेहा की बेटी चहक की भी छुट्टियां चल रही हैं। क्यों ना इस बहाने दोनों बच्चों से एक साथ मुलाकात हो जाए। रतन जी, जो अखबार के पन्ने पलट रहे थे, मुस्कुराए और बोले, बात तो सही है भाग्यवान, बच्चों से मिलना भी हो जाएगा और बेटी को भी बार बार बुलाकर परेशान नहीं करना पड़ेगा। मैं अंकित को फोन कर देता हूँ, बता दूँ कि हम लोग आ रहे हैं। इतना सुनते ही सुमन जी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई और इधर रतन जी ने अपने बेटे को फोन मिलाया। फोन बजा, लेकिन उधर से तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था, एकदम शोरगुल। बेटा, लगता है तुम व्यस्त हो, बाद में बात करता हूँ, रतन जी ने कहा। उधर से अंकित बोला, हाँ पापा, कुछ दोस्त आए हैं जो शादी में नहीं आए थे, उन्हें डिनर पर बुलाया था, वही पार्टी चल रही है, बाद में बात करते हैं। और फोन कट गया। तभी सुमन जी अंदर आई और बोली, क्या हुआ जी, बात हुई अंकित से? रतन जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं भाग्यवान, वो अभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, कह रहा था बाद में बात करता है। कोई बात नहीं, तुम तो अपनी तैयारी करो, परसों चलना है। सुमन जी थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन बात हो जाती तो अच्छा था, कहीं हम सब तैयारी कर ले और उसे समय ही ना हो। रतन जी हंस पड़े, तुम भी ना, हम बेटे से मिलने जा रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं, तो फिर उसे समय निकालना ही पड़ेगा ना। अगली सुबह रविवार था, रतन जी को लगा आज तो बेटा फ्री ही होगा। उन्होंने फिर से फोन मिलाया। इस बार उधर से थोड़ी शांत आवाजें थी, लेकिन फिर भी किसी बातचीत का माहौल था। अंकित बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कल ट्रेन से निकल रहे हैं और नेहा भी चहक के साथ वहीं आ रही है, सब एक साथ मिलेंगे। अंकित थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, आपने आज भी शायद गलत टाइम पर फोन किया, सुनीता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। रतन जी ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, बेटा हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इससे पहले कि वो बात पूरी करते, अंकित का जवाब आया, आपको नहीं पापा, हमें दिक्कत हो जाएगी। यह शब्द सुनकर जैसे रतन जी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा हो,
बगल में खड़ी सुमन जी भी सब कुछ सुन चुकी थी। वो चुप थी, लेकिन आंखें जैसे भीतर ही भीतर बहने लगी थी। शादी से पहले ऐसा तो नहीं था अंकित, क्या हर कोई शादी के बाद इतना बदल जाता है? रात को रतन जी ने खाना नहीं खाया, वे चुपचाप लेट गए। सुमन जी ने बस एक बात कही, अब नेहा को क्या बताएंगे और कैसे बताएंगे कि उनका अपना बेटा उन्हें दिक्कत समझ बैठा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, रतन जी की आंखें नींद से नहीं, सोचों से भरी रात के बाद खुद ब खुद खुल गई। जैसे ही उठे, मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ी, अंकित का कॉल। कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो पापा, सॉरी, कल मैंने सुनीता से बिना पूछे कह दिया कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब रात में उससे बात की तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जरूर आइए, कोई फेरबदल मत कीजिए। फोन के उस तरफ बेटे की आवाज में जो नरमी थी, उसने एक पल के लिए सारी टीस को ढक लिया। सुमन जी पास ही बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन लिया और कहा, हाँ बेटा, हम लोग आ रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। फोन रखने के बाद उन्होंने रतन जी की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, हमारी बहू बहुत समझदार है, वह सब संभाल लेगी। लेकिन रतन जी अभी कहीं खोए हुए थे। वह जान गए थे दिक्कत बहू को नहीं, बेटे को थी। लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस मन में यह बात दर्ज कर ली कि शायद बेटे की परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई है। अब दोनों पति पत्नी ने अपने कपड़े समेटे, थैले में उपहार रखे, बेटी को फोन कर बताया कि वह लोग रवाना हो रहे हैं, तुम भी तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते समय रतन जी ने अंकित को फिर फोन किया, बेटा, हम लोग सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आ जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही इंतजार करिएगा। रतन जी मुस्कुराए। कभी यह बेटा ट्रेनों के समय से पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाया करता था, आज पहली बार है कि थोड़ी देर हो जाए जैसी बात कर रहा है। सुबह 6 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। सुमन जी ने बेटे के लिए उत्साह से इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर अंकित कहीं नहीं था। रतन जी ने चिंतित होकर बेटे को कॉल किया, लेकिन बेटा फोन नहीं उठा रहा था। अब क्या करे सुमन, एक बार फिर कॉल कीजिए, बहू जरूर फोन उठाएगी। सुमन जी को अब बेटे से ज्यादा बहू सुनीता पर विश्वास था, और यह देख रतन जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज के रिश्तों में जहां भरोसे की नींव डगमगाने लगती है, वहां एक माँ का अपनी बहू पर भरोसा सबसे बड़ी बात थी। फिर कॉल किया गया और इस बार बेटे ने फोन उठाया। कौन? तुम्हारा पापा। बेटा, हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं। अच्छा ठीक है पापा, आप लोग बुकिंग काउंटर के पास आ जाइए, मैं आता हूँ। दोनों स्टेशन से बाहर निकले, भारी बैग उठाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में अंकित आया, लेकिन उसके चेहरे पर वह पुराना प्यार, वह चमक नहीं थी। उसकी आंखें नींद से भारी थी और चेहरा गुस्से से लाल। बिना ज्यादा कुछ बोले उसने एक टैक्सी बुक की और माँ बाप को उसमें बैठाकर चल पड़ा। ना पैर छुए, ना कुछ पूछा, ना वह अपनापन दिखा जो एक बेटे की सबसे पहले पहचान होती है। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा। बस खिड़की के बाहर शहर की हलचल थी और खामोश दिल के भीतर बूढ़े माँ बाप की टूटती उम्मीदें। घर पहुँचने पर अंकित बिना कुछ बोले अंदर चला गया। सुनीता अब भी सो रही थी, अब हड़बड़ा कर उठी और सीधा बाहर आकर सुमन जी और रतन जी के पैर छुए। जीते रहो बहू, सुमन जी ने कहा, लेकिन दिल में जो था वह छुपा नहीं पा रही थी। सुनीता तुरंत फिर अंदर चली गई और तभी अंकित बाहर आया और बोला, पापा, उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कितनी बार कॉल किया, रिसीव क्यों नहीं किया आपने? मैं इतनी सुबह उठा और स्टेशन गया और आप फोन नहीं उठा रहे, आप भी बहुत लापरवाह हो गए हैं। यह शब्द बाण बनकर रतन जी के दिल में चुभे। उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी बेटा,
शायद स्टेशन पर शोरगुल था और इस उम्र में कानों से भी धीरे सुनता है, लेकिन अंकित की आवाज और तीखी होती जा रही थी। पापा, जब आप लोग खुद को संभाल नहीं सकते तो अकेले ट्रेवल क्यों करते हैं? बाहर खड़ी नेहा और चहक ने सब सुन लिया। रतन जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनते रहे, क्योंकि वे तमाशा नहीं चाहते थे, वो सम्मान चाहते थे। लेकिन जब बेटे की आंखों में अपने लिए कोई इज्जत नहीं बची हो तो एक पिता खामोश रहना ही बेहतर समझता है। शाम ढलने लगी थी। सुनीता ने चाय बनाई और कपों में डालकर अपने सास ससुर और ननद को थमा दी। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। जाते जाते अंकित ने कहा, माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेड बना देगी। सुनीता ने उसे समझा दिया है और वह दोनों भी ऑफिस के लिए निकल पड़े। ना कुछ पूछा, ना साथ बैठने की कोशिश की। दिन भर सुमन जी और रतन जी अपनी बेटी नेहा और नातिन चहक के साथ वक्त बिताते रहे। चहक की मासूम बातें, नेहा की मधुर मुस्कान कुछ देर के लिए उस घर को घर जैसा बना गई। शाम को सभी साथ बैठकर खाने लगे। अंकित, जो पूरे दिन खामोश रहा था, अचानक चहक की ओर देखकर बोला, देखो बेटा, खाना अच्छे से चबाकर खाया करो। जो ज्यादा देर तक चबाकर खाते हैं वह जल्दी गुस्सा नहीं होते। चहक ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप रोटी नीचे रख दी और बोली, मामू, मुझे लगता है यह सीख तो पहले आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह आपने नाना जी से जो बात की वो गुस्से में की थी ना। नेहा ने तुरंत टोका, चहक, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते बेटा, माफी मांगो मामू से। लेकिन चहक ने गंभीर आवाज में कहा, मम्मा, पहले बड़ों को समझाओ, फिर मुझे समझाना। इतना कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पूरा माहौल एकदम से भारी हो गया। नेहा की आंखों में आंसू थे। भैया, मेरी बेटी ने अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अंकित कुछ नहीं बोला, बस उठकर अपने कमरे में चला गया, बिना खाना खाए, बिना कुछ कहे। अगले दिन सुबह का वातावरण भी वैसा ही भारी था। सुनीता ने चाय बनाकर अपने ससुर को दी, फिर अपने पति को चाय देकर तैयार होने लगी। लेकिन रतन जी ने गौर किया, आज उनके बेटे ने चाय तक नहीं पी। सुनीता नाश्ता करने बैठी तो किचन से नाश्ता निकालकर अंकित ने खुद उसकी प्लेट में परोसा। इस दृश्य ने रतन जी को चौंका दिया। बेटा बहू की इतनी सेवा कर रहा है, लेकिन माँ बाप के लिए वही बेटा पलटकर भी नहीं देखता। वह कुछ कहते उससे पहले सुमन जी ने आंखों से इशारा किया, मत कहो कुछ, बस देखो। फिर दोनों ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद अंकित अकेला घर लौटा। चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और चाल में असहज था। पापा, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यह टीवी की आवाज, दीदी की बातें, चहक का शोर मुझे बर्दाश्त नहीं होता। नेहा का दिल जैसे एक पल में टूट गया। रोते हुए बोली, भैया, अगर मेरी या मेरी बेटी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो माफ कीजिए। मेरी बेटी थोड़ा शोर करती है, लेकिन क्या आपको अपने घर में अपनों की आवाज से भी तकलीफ होने लगी? उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। उधर रतन जी पूजा कर रहे थे, लेकिन यह शब्द अब उनसे सहन नहीं हुए। वह पूजा बीच में छोड़कर और खड़े हुए और पहली बार बेटे की ओर तीखे स्वर में बोले, अंकित, जब से हम आए हैं मैंने देखा है तुम हर किसी से असहज हो गए हो। तुम्हें अपनी माँ की ममता भारी लगती है, बहन की हंसी बेमतलब लगती है, नातिन की मासूम बातें शोर लगती है। तुम्हारे लिए अब घर के अपने ही पराये हो गए हैं। तुम्हारे लिए अब घर के अपने ही पराये हो गए हैं क्या? अंकित कुछ कहता उससे पहले उन्होंने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि यह मकान, यह नौकरी, यह लाइफ स्टाइल तुम्हारी अपनी मेहनत से है। शायद है भी, लेकिन उस मेहनत की नींव हमने रखी थी। हमने अपने हिस्से की रोटियां तोड़कर तुम्हें खिलाई, अपनी जरूरतें दबाकर तुम्हारी फीस भरी,
अगर आज तुम इस काबिल हो गए कि एक ऑफिस में बैठते हो तो उसकी जड़ें हमारे बलिदानों में गड़ी है, और आज तुम हमें ही कहते हो कि दिक्कत हो जाएगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रतन जी की आंखों में आंसू थे, आवाज भर्रा गई थी, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की सारी बात कह दी थी। अंकित चुपचाप सुनता रहा। नेहा सर झुकाकर रोती रही। सुमन जी की आंखें बरसने लगी। रतन जी के शब्द जैसे दीवारों से टकराकर हर कोने में गूंज रहे थे। हर एक भाव, हर एक लफ्ज जैसे बेटे की आत्मा पर दस्तक दे रहे थे। अंकित चुपचाप उठा, कमरे में गया और तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया। ना ऑफिस गया, ना किसी से बात की, बस बिस्तर पर पड़ा रहा। शायद सोच रहा था या शायद खुद से लड़ रहा था। शाम के करीब 4 बजे वो बिस्तर से उठा, लंबा स्नान किया, इतना लंबा जैसे अपने गुस्से, अपनी गलती और अपने शब्दों की तलखी को साबुन से रगड़ रगड़ कर धो देना चाहता हो। फिर बिना कुछ बोले घर से निकल गया, बाइक स्टार्ट की और लंबी ड्राइव पर निकल पड़ा। उधर घर में सन्नाटा पसरा रहा। रतन जी और सुमन जी एक दूसरे की आंखों में सवाल ढूंढते रहे कि क्या बेटे ने अभी समझा। रात के करीब 9 बजे दरवाजा खुला। अंकित और सुनीता दोनों साथ लौटे। अंकित के हाथ में एक बड़ा डिब्बा था और एक पॉलीथीन बैग भी। डिब्बा उसने चहक को दिया। यह तुम्हारे लिए है बेटा। चहक चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें अब भी सूजी हुई थी। पॉलीथीन सुमन जी को थमाते हुए बोला, माँ यह आपके लिए है। और फिर रतन जी के पास बैठकर बोला, पापा सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। इतना कहते ही अंकित का गला भर आया। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, जब मैं छोटा था और नाराज होता था तो आप मेरे बाल सहलाते थे ना। आज मैं बहुत नाराज हूँ खुद से। क्या आज भी आप मेरे बाल सहला सकते हैं? रतन जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के बाल सहलाए और वो बेटा जो अब तक कठोरता की चादर ओढ़े था, एक मासूम बच्चे की तरह अपने पिता के कंधे से लगकर रो पड़ा। माँ, अंकित ने सिसकते हुए कहा, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? आप तो हर बार मुझे डांटकर सही रास्ते पर ले आती थी। इस बार आपने कुछ नहीं कहा। आपके चुप हो जाने से जैसे मैं खुद से भी दूर हो गया। सुमन जी ने उसकी आंखें पोंछी और कहा, बेटा, माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। माँ बस इंतजार करती है कि उसका बच्चा खुद समझे। अंकित अब नेहा की ओर मुड़ा। दीदी, तुमने भी कुछ नहीं कहा। पहले तो मेरी हर गलती पर डांट देती थी, आज रो पड़ी। नेहा ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि भैया, जब कोई अपनों से दूर हो जाए तो वह डांटना नहीं चाहता, बस उसकी यादों से लड़ता है। मैं जानती थी तुम वही हो, बस कहीं खो गए थे। और तभी पीछे से चहक दौड़ती हुई आई। मामू, आई एम सॉरी, मुझे कल वह नहीं बोलना चाहिए था। अंकित ने उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, कभी कभी बच्चे भी बड़े बड़ों को आईना दिखा देते हैं और तूने वही किया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। 2 लोग एक बड़ा सा कार्टून उठाए खड़े थे। सुनीता ने दरवाजा खोला। यह क्या है बेटा? सुमन जी ने पूछा। माँ, इसमें एसी है। मैं जानता हूँ आप लोग गर्मी में सो नहीं पाते, इसलिए नया लगवा रहा हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो 8-10 दिन ही रहने वाले हैं। अंकित तुरंत बोला, नहीं माँ, अब 10 दिन नहीं, अब हमेशा आप लोग यहीं रहेंगे। जब बेटे बहू यहीं हैं तो माँ बाप को गांव में क्यों रहना चाहिए? रतन जी और सुमन जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक लंबा सफर, एक लंबा मौन अब आकर ममता के आंचल में लिपट चुका था। और दीदी, अंकित ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी अब चहक की छुट्टियां यहीं बिताओ। अब यह घर तुम्हारा भी है। नेहा की आंखों में चमक थी। एक बहन जिसने भाई को खोया हुआ था, अब पाया था। अब वही भाई फिर से मुलाकात में मुस्कान लेकर आया था। और दोस्तों, यही तो होता है एक सच्चे रिश्ते का मतलब। चाहे समय कितना भी बदल जाए, जब दिल बदल जाए
तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वक्त के साथ अपनों के रिश्ते बदलने लगे हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने भी कभी किसी को माफ किया है या खुद माफी मांगी है? कमेंट में जरूर बताएं। जीवन में नए रिश्ते आते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन माता पिता के लिए समय और सम्मान देना हमारी परवरिश का हिस्सा होना चाहिए। कभी जिन माँ बाप की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा, आज वही माँ बाप हमारे दरवाजे पर खड़े होकर हमारी आवाज सुनने को तरस जाएं, तो क्या वाकई हम तरक्की कर रहे हैं? शादी, काम, जिम्मेदारियां सब जरूरी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है वो रिश्ते जिनकी नींव पर हमारा आज खड़ा है। माँ बाप रिटायर नहीं होते, वो तो बस हमारे इंतजार में खड़े रहते हैं, बिना शिकायत, बिना थकान। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो रिश्तों की अहमियत भूल रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।